दोस्तों, आज आप सुनेंगे सस्पेंस थ्रिलर नॉवेल्स की दुनिया के बेताज बादशाह जेम्स हेडली चेज का बहुत ही फेमस नॉवल सकर पंच हिंदी में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका चौथा भाग। पहले के 3 भाग सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 11। अब उस पूरे सिनेरियो के बारे में सोचकर मुझे काफ़ी अजीब लगता है। हालांकि उस समय मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ये सब बड़ा ही अजीब था। मैं वेस्टल को परेशान कर रहा था और ईव मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन मुझ में वेस्टल से ज़्यादा हिम्मत थी। जब मुझे पता चला कि ईव मुझे धोखा दे रही है तो पहले तो मुझे झटका लगा, लेकिन उसके बाद मैं बुरी तरह से गुस्से में आ गया। मेरा ईव से भीख मांगने का कोई इरादा नहीं था। मैं ये पता लगाने का पूरा निश्चय कर चुका था कि वो आदमी कौन था। वो थर्सडे 7 बजे अटलांटिक होटल में इस लैरी से मिलने वाली थी। उसकी वो कहानी कि उसे उस समय अपनी माँ के पास होना होता था, यकीनी तौर पर झूठ थी। मैंने फैसला किया कि जब वो दोनों मिलेंगे तो मैं होटल में मौजूद रहूँगा। थर्सडे को सुबह मैंने वेस्टल से कहा कि मुझे ऑफिस से वापस आने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन मैं पार्टी के लिए समय पर पहुँच जाऊँगा। 6:20 पर मैंने उसे ऑफिस से फ़ोन किया और कहा कि मैं पार्टी में नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरा एक पुराना दोस्त सेना के दिनों का यहाँ आ पहुँचा है और मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी हैं। उसने मेरी बात का विरोध किया, लेकिन मैंने उसकी बात का जवाब दिए बिना फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैं अटलांटिक होटल पहुँचा। लैरी नाम का वो आदमी जो ईव से मिलने आया, वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का मालिक था। मुझसे भी कहीं ज़्यादा गोरा और सुंदर, और देखने में मुझसे कहीं बेहतर। मैंने 1.5-2 घंटे तक उन दोनों के ऊपर लगातार नज़रें रखीं। मैंने पाया कि ईव उससे बड़े ही उत्साह से बात कर रही थी, लेकिन लैरी उसके प्रति काफ़ी उदासीन लग रहा था। वो अपनी तरफ से ज़रा भी कोई बात नहीं कर रहा था। उल्टे बीच बीच में ईव की नज़र बचाकर कभी घड़ी पर नज़र डालता तो कभी उबासियाँ लेता। उसकी ये हरकतें देखकर मेरे दिमाग में ये विचार आया कि जब वेस्टल मेरे साथ होती थी तो मैं भी ज़रूर ऐसा ही दिखाई देता होऊंगा जैसा वो इस वक्त दिखाई दे रहा था। बुरी तरह से ऊबा हुआ। आखिरकार काफ़ी देर के बाद ईव ने दुखी होकर उससे बात करने की कोशिश बिल्कुल छोड़ दी और चुपचाप बैठ गई। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल वैसे ही उदास और लटका हुआ दिख रहा था जैसे वेस्टल का दिखता था। खाने के बाद होटल का बिल भी उसी ने अदा किया। इन हालातों के बारे में सोचना अब निश्चित रूप से बहुत ही अजीब था। वेस्टल मेरे लिए दुखी थी, मैं ईव के कारण दुखी था और ईव लैरी के कारण दुखी थी। ये सब कुछ बड़ा ही अजीब था। खाने के बाद ईव ने उससे समुद्र तट पर घूमने का प्रस्ताव किया, लेकिन वो ये बहाना बनाकर चला गया कि उसे किसी से मिलने जाना है। ईव उसे रोकती रह गई, लेकिन वो अपनी पुरानी धूल भरी फोर्ड कार में सवार होकर चला गया लिटिल ईडन की तरफ। ईव चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठी उसे देखती रही। उसके जाने के बाद मैं अपनी छिपने की जगह से निकलकर सामने आया और ईव के पास जाकर बैठ गया। कैसी हो ईव? मैंने कहा। वो बुरी तरह से चौंक पड़ी। डर, हैरानी और गुस्से के भाव उसकी आंखों में उतर आए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जासूसी कर रहा हूँ। तुम्हारी माँ तो अच्छा खासा मर्द निकली। गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ भिंच गई। क्या मिसेस विंटर्स को पता है कि तुम कहाँ हो? तुमने पार्टी क्यों छोड़ी? ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि यह आदमी कौन था? वो एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर एक झटके से बोली, मेरा पति था। बोलो। ये बात सुनने की मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। अपने आप को संभालने में मुझे कुछ पल लग गए। फिर मैंने कहा, तो इसकी वजह से तुम अपनी ये शानदार नौकरी नहीं छोड़ना चाहती हो? मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ, ये आदमी तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ता होगा। और फिर वो तुमसे काफ़ी उबा हुआ भी लग रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई दूसरी औरत है? ईव ने बड़ी ही कड़वाहट से जवाब दिया, एक नहीं सैकड़ों हैं दूसरी औरतें। तुम नहीं जानते कि किसी से प्रेम करने का और फिर उस प्रेम को टुकड़ों में बिखरते देखने का क्या मतलब होता है। मेरे लिए वो अब सिर्फ एक पुरानी आदत है। एक टाइम था जब वो मेरे प्यार में पागल था। मुझे उसी दिन का इंतज़ार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन वो ज़रूर बदलेगा और उस दिन मैं उसे छोड़कर जाऊंगी। तब मेरे दिल को चैन आएगा। ये तुम बहुत ही अजीब बात नहीं कर रही हो? मैंने हैरानी से कहा। नहीं, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। मेरे लिए इस बात का बहुत मतलब है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी आदमी ने मुझे पसंद किया और छोड़ दिया। लैरी पहला ऐसा आदमी है और इससे मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंची है।
एक ना एक दिन मैं इस हैसियत में आना चाहती हूँ कि मैं खुद उसे ठुकरा सकूं और उसे मेरे पीछे दौड़ना पड़े और वो मुझसे भीख मांगे। मैंने कुछ देर तक और ईव से बातें की और फिर घर जाने के लिए निकल पड़ा। ईडन एंड से बाहर जाती सड़क किसी लकड़ी के फट्टे की तरह बिल्कुल सीधी थी और रेत के टीलों के दोनों तरफ जाती थी। मैंने कार के हेडलैम्प को चालू किया और पैडल को दबाया। स्पीडोमीटर की सुई ऊपर की ओर उठी और फिर 75 के आसपास जाकर अटक गई। विशालकाय कार आराम से चुपचाप सड़क पर दौड़ पड़ी और ठीक उसी वक्त वो घटना घटी जो मेरा जीवन बदलने वाली थी, जिसने मेरा भविष्य मुझसे छीन लिया और जो इस बात के लिए जिम्मेदार है कि मैं यहाँ इस बीच हट में बैठकर हत्या का इकबाले जुर्म रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अचानक बिना किसी चेतावनी के मेरी कार का बाईं ओर का टायर फट गया। मैंने धमाके की एक आवाज़ सुनी और कार बुरी तरह से लेफ्ट साइड की तरफ लड़खड़ा गई। फिर वो सड़क से नीचे उतर गई। मैंने पूरे जोर से ब्रेक लगाई और मेरी उस कार्रवाई ने कार को पलटने से बचा लिया। वो रेत में घिसटती चली गई और भयानक ढंग से एक तरफ झुक गई। बाईं तरफ के पहिए ऊपर को उठ गए, हवा में लहराए, वापस ज़मीन पर टकराए और फिर कार रुक गई। मैं उस झटके से उबरने के लिए कुछ पल वैसे ही बैठा रहा। फिर मैं कार से बाहर निकला और मैंने कार को हुए नुकसान का जायज़ा लिया। टायर फटने के अलावा कुछ भी मुड़ा या टूटा या यहाँ तक कि खरोंच भी नहीं आई लग रही थी। किस्मत से यहाँ की मिट्टी भी ज़्यादा नरम नहीं थी और सड़क पर वापस कार को लाने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। फिर मैंने अपना कोट उतारा और पहिया बदलने का काम करने के लिए नीचे बैठ गया। पहिया बदलते हुए मैं सोच रहा था कि कितने भाग्यशाली ढंग से मेरा बचाव हुआ था। अगर ये टायर तब फटा होता जब मैं क्लिफ रोड के तीखे मोड़ पर गाड़ी चला रहा होता तो मैं पहाड़ी की चट्टानों पर से 900 फुट नीचे गिर चुका होता और अब तक शायद मर भी चुका होता। टायर फटने के लिए इससे ज़्यादा सेफ जगह मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती थी। सारा का सारा झटका मिट्टी ने सह लिया था और कार को ज़रा भी नुकसान नहीं हुआ था। जब मैं पहिए के नट बोल्ट कस रहा था तभी ये विचार मेरे दिमाग में आया। अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कत्ल का ये ख्याल मेरे दिमाग में शायद तब से था जब से मैंने वेस्टल की वसीयत के बारे में सुना था। टायर फटने की इस घटना ने उस बीज का अंकुरण कर दिया। अचानक मुझे अपनी सारी समस्याओं का पूरा निदान होता दिखाई दिया। पैसा, ईव, मेरी आज़ादी और मेरा भविष्य, ये सब कुछ इतना साफ था जैसे मेरे दिमाग के पर्दे पर कोई तस्वीर उभरी हो। अगर वो मर जाए, ये विचार पहले भी मुझे सूझ चुका था, लेकिन अब मुझे दूसरा विचार सूझा। मैं उसे मार सकता था। पहिया बदलने के बाद मैंने फटे हुए टायर को डिग्गी में डाल दिया और उसे लॉक कर दिया। क्लिफ साइड तक वापसी की बाकी यात्रा में मेरा दिमाग उधेड़-बुन में लगा रहा और जब तक मैंने गाड़ी को गैराज में खड़ा किया तब तक मेरे जहन में कत्ल की योजना लगभग तैयार हो चुकी थी। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़कर टेरेस पर पहुँचा तो लाउंज में लगी घड़ी ने रात के 12:30 बजाए। लाउंज की लाइट्स ऑन थीं, लेकिन इससे पहले कि मैं खिड़की तक पहुँच पाता वेस्टल बाहर आ गई। उसने बड़े ही गुस्से से कहा, तुम किसी औरत के साथ थे ना? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। कौन है वो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई औरत नहीं है, वो मेरा दोस्त था, सार्जेंट जिम लैशर। अचानक उसका हाथ बिजली की तरह चला और मेरे चेहरे के एक तरफ आकर पड़ा। एक सख्त चुभता हुआ थप्पड़ जिससे मेरी आंखों में पानी छलछला आया। औरतें मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती और अगर करें तो ऐसा करके वो बच नहीं सकती। मुझे अपने अंदर एक भयंकर क्रोध की लहर उठती हुई महसूस हुई और मैंने उसके कंधों को जोर से पकड़ लिया। अचानक मेरी इच्छा उसकी गर्दन को अपनी गिरफ्त में लेने की हुई, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। उसी पल इस्पात जितनी शक्ति की पकड़ रखने वाले 2 हाथों ने मेरी कलाइयों को अपनी पकड़ में ले लिया और उसे मेरी पकड़ से छुड़वा दिया। मुझे इतनी ताकत से पीछे धकेला गया जैसे मैं सीधा किसी रोड रोलर से जा टकराया हूँ। ज़रा आराम से मिस्टर विंटर्स, ये पुलिस लेफ्टिनेंट लेगिट की आवाज़ थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं गुस्से से कांप रहा था, लेकिन किसी तरह मैंने अपने ऊपर काबू रखा। ये सिनेरियो मेरे लिए खतरनाक था। मैं उस बिच को छूता भी नहीं अगर मुझे पता होता कि लेगिट वहाँ मौजूद था। वेस्टल तब तक वहाँ से जा चुकी थी और अब लेगिट और मैं ही टेरेस पर रह गए थे। मिसेस विंटर्स तुम्हारे लिए काफ़ी परेशान थी, इसीलिए मैं यहाँ रुक गया था। खैर, अब मुझे घर जाना चाहिए, उसने बड़े ही आराम से कहा
और फिर मुड़कर लाउंज की तरफ चल दिया। मैं भी उसके पीछे था। मैंने मुस्कुराने की असफल कोशिश करते हुए कहा, वो क्या है, मेरी बीवी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। मेरी अपनी सेना के एक पुराने दोस्त से मुलाकात तय थी और पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि मैं किसी औरत के साथ बाहर था। हाँ, औरतों को कई बार गलतफहमी हो जाती है, उसने बड़े ही आराम से कहा। मुझे अपने अंदर थोड़ी निश्चिंतता महसूस हुई। जितना मैंने इसके बारे में अनुमान लगाया था, ये आदमी शायद उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ था। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन ये कोई ख़ास बात नहीं है, हम आपस में सुलह कर लेंगे जल्दी ही। मैं तो उस आदमी को पार्टी में भी लाने वाला था, लेकिन इसलिए नहीं लाया क्योंकि वो थोड़ा बेरुखा है, पीकर बहुत जल्दी बहक जाता है। वो बेकार में यहाँ पर हो हल्ला करता। लेगिट ने सर्द निगाहों से मुझे देखा और बोला, चलता हूँ मिस्टर विंटर्स, गुड नाइट। और वैसे मेरे जाने के बाद अपने कॉलर पर लगी लिपस्टिक को साफ कर लीजिएगा। मिसेस विंटर्स की आंखें भी इतनी ही तेज़ हो सकती हैं जितनी कि मेरी हैं। इतना कहकर वो बड़े ही आराम से बाहर निकल गया। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अध्याय 12। हॉल में लगी घड़ी 3 बजा रही थी जब मैंने सावधानी से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और गलियारे में कदम रखा। फिर मैंने वेस्टल के कमरे के दरवाजे के आगे रुककर कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बड़ी ही फुर्ती से मैं दबे पांव ईव के कमरे तक पहुंचा। अंदर दाखिल होते ही मैंने बहुत धीमे स्वर में कहा, अपनी आवाज़ धीमी रखो और लाइट ऑन मत करना। ईव बुरी तरह से हड़बड़ा गई। क्या बात है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? वेस्टल ने मेरे ऊपर किसी औरत के साथ बाहर जाने का आरोप लगाया है और इसी बात पर हमारे बीच लड़ाई हो गई है। तो इसमें मैं क्या करूं? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम प्लीज़ यहाँ से तुरंत चले जाओ, ईव ने बड़े ही गुस्से भरे स्वर में कहा। मैंने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना बड़े ही ठंडे स्वर में कहा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो ईव। जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब बहुत सोच समझ कर देना। अगर तुम्हें $50,000 कमाने का मौका मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो चैड? मैंने कहा ना, तुम निकलो यहाँ से। नहीं निकलूंगा जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं देती। मैं तुम्हें $50,000 कमाने का मौका दे रहा हूँ और इसके साथ में खुद को तुम्हारे लिए पति के रूप में ऑफर कर रहा हूँ, $60 मिलियन के बंटवारे के साथ। क्या कहना है तुम्हारा इस बारे में? इस बार वो कुछ नहीं बोली। काफ़ी देर तक अंधेरे में मुझे घूरने के बाद उसने कहा, क्या तुम नशे में हो? ये कैसी बकवास कर रहे हो? तुम्हें याद है ईव, उस रात तुम किस्मत के बारे में बात कर रही थी और मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि वेस्टल बीमार पड़ सकती है या उसका कोई एक्सीडेंट हो सकता है और वो मर सकती है? और तुमने जवाब दिया था कि लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है। याद है तुम्हें ये बात? तो बस अब वेस्टल एक एक्सीडेंट का शिकार होने जा रही है। तुम कैसे जानते हो? ईव ने कहा, मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं किस्मत का इंतज़ार करने वाला नहीं हूँ, मैं उसे मारने वाला हूँ। मुझे तुरंत उसकी सांसें रुकती हुई सुनाई दी। मैंने इंतज़ार किया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने वेस्टल के रिएक्शन का इंतज़ार किया था जब मैंने उसे पहली बार टैक्स फ्रॉड करने की सलाह दी थी। मुझे इतना तो अंदाज़ा था कि मैं ईव पर विश्वास कर सकता था, लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। अगर वो मेरे इस सुझाव से पीछे हटी तब तो समझो मैं डूब ही गया। वो काफ़ी देर तक बुत जैसी बनी बैठी रही। उसके हाथों ने बेडशीट को ज़ोर से जकड़ रखा था। फिर वो बुदबुदाई, मार डालो उसे। लेकिन तुम ये करोगे कैसे चैड? ये हुई ना बात। मैं यही उम्मीद कर रहा था कि वो कुछ ऐसा ही कहेगी। अब मैं आराम से आगे बढ़ सकता था क्योंकि उसके बिना मेरी योजना आगे बढ़ने वाली नहीं थी। मैंने अपने ड्रेसिंग गाउन में से सिगरेट का एक पैकेट ढूंढ कर निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया। तुम ये सब कैसे करोगे? उसने दोहराया। तुम इस समय इस बात पर ध्यान मत दो कि मैं ये कैसे करूँगा। मुझे ये बताओ कि अगर मैंने ये कर दिया तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। लैरी मेरा पति है। हम उसका भी इंतज़ाम कर सकते हैं। वो तुम्हें तलाक दे देगा। जब $60 मिलियन तुम्हारे पास हों तो तुम किसी का भी इंतज़ाम कर सकते हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं ये सब तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम मुझसे ये वादा नहीं करती कि हम तुम्हारे तलाक लेने के 9 महीने के अंदर शादी कर लेंगे।
मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या महसूस करती हो, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या महसूस करता हूँ। सिर्फ तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिससे मैंने कभी प्यार किया है। अब बोलो, क्या उसके मरने के बाद तुम मुझसे शादी करोगी? ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो करूँगी। मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। वो कुछ ज़्यादा ही आसानी से मान गई थी। हालांकि मैं उसके पीछे पागल ज़रूर था, लेकिन मैंने उसका यकीन नहीं किया। मैं जानता था कि वो अब भी लैरी के प्यार में थी। मैं अपनी गर्दन दांव पर लगाकर और बाद में डबल क्रॉस का शिकार होकर अपनी ऐसी तैसी करवाने वाला नहीं था। मैंने उससे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सिर्फ उसका पैसा ही नहीं बांटेंगे, उसकी मौत में भी हमारी बराबर हिस्सेदारी होगी। इस कत्ल में उतना ही अहम रोल तुम निभाओगी जितना कि मैं। अगर तुमने उसकी मौत के बाद मुझसे शादी करने का इरादा बदल दिया तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये मेरा पक्का वादा है तुमसे। और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ साथ तुम भी डूबोगी। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोचने के लिए वक्त देने के लिए कल फिर आ सकता हूँ। नहीं, तुम्हें कल तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपना जवाब अभी दूंगी। तुमसे शादी करके मुझे खुशी होगी। बस एक बात है कि ये सब कुछ एकदम सेफ होना चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, किसी का कत्ल करना कभी भी सेफ नहीं होता, लेकिन मेरे पास एक ऐसी योजना है जो सेफ हो सकती है अगर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकूं तो। अभी मैंने तुम्हें जो अपने और वेस्टल के बीच में झगड़े की बात बताई थी, उसके बारे में वेस्टल का वो पुलिस वाला दोस्त जानता है। जैसे ही वो सुनेगा कि वेस्टल का एक्सीडेंट हो गया है, वो कूदकर इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि उसकी हत्या मैंने की है। तो अब सवाल ये है कि हमें उसे ये सोचने पर मजबूर करना है कि ये वाकई एक एक्सीडेंट था, और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम सेफ हो जाएंगे। ईव ने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे डर लग रहा है चैड। तुम वाकई इसे करोगे कैसे? सुनो, क्या तुम्हें पता है अगर कार का अगला टायर फट जाए तो क्या होता है? अगर ये अगला लेफ्ट वाला व्हील हो तो कार लेफ्ट साइड की तरफ झोल खाती है। अगर राइट व्हील हो तो राइट साइड में जाती है। मेरे साथ ये हुआ जब मैं ईडन एंड से कार चलाकर आ रहा था। मैं मिट्टी के ढेर में उलझकर बच गया। और यही चीज़ वेस्टल के साथ होगी जब वो क्लिफ रोड पर ड्राइव कर रही होगी। लेकिन उसको पहाड़ी से गिरने से बचाने के लिए वहाँ वो रेत का टीला नहीं होगा जिसने मुझे बचाया था। जब मैं ईडन एंड गया था तो मैं उसकी कार ले गया था। उसकी कार की डिग्गी में फटा हुआ टायर रखा है। इस बारे में हमें जोए का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो चीज़ तुमने वेस्टल को दी थी जिससे वो बीमार पड़ गई थी, हम उसे वो थोड़ी सी दे देंगे। वो खुद कार चलाने में कोई परेशानी नहीं मानेगी। हमें ये सुनिश्चित करना है कि जोए हमारे रास्ते से बाहर रहे। जब वो गैराज में कार लेने जाएगी तो मैं वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा हूँगा। मैं उसके सिर पर वार करूँगा, फिर कार चलाकर उसे क्लिफ रोड पर ऊंचाई पर ले जाऊँगा। फिर मैं ऑफ साइड का पहिया निकालकर उसकी जगह वो फटे हुए टायर वाला पहिया लगा दूंगा। फिर मैं उसे ड्राइविंग सीट पर बिठाऊंगा और उसकी कार को ऊंचाई से गिरा दूंगा। अब जैसे ही लेगिट को पता चलेगा कि क्या हुआ है, वो मेरे बारे में ही सोचेगा, और इसीलिए मुझे इतनी मजबूत एलिबाई ढूंढनी है जिसे तोड़ा ना जा सके। और यहाँ सीन में तुम आती हो। मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है, और अगर तुम बिल्कुल वैसा ही करती हो जैसा मैं तुम्हें कहूँगा तो हम इसमें मार नहीं खा सकते। सेटअप ये है कि मुझे एक ही टाइम में 2 जगहों पर मौजूद रहना है। मुझे क्लिफ रोड पर भी होना है और मुझे तुम्हारे साथ अपनी स्टडी में भी होना है। हमें ऐसे गवाह ढूंढने पड़ेंगे जो कसम खाकर कह सकें कि उन्होंने मुझे स्टडी में देखा और बोलते सुना है, जबकि असलियत में मैं क्लिफ रोड पर टायर बदल रहा हूँगा। कोई ऐसा गवाह होना चाहिए जिसकी बात का लेगिट आसानी से यकीन कर ले। उनमें से एक हरगिस होना चाहिए। लेगिट काफ़ी जल्दी ही ये जान जाएगा कि हरगिस मुझसे नफरत करता है, और अगर ऐसे में हरगिस ये कहता है कि दुर्घटना के समय मैं अपनी स्टडी में था तो लेगिट उसका यकीन करेगा। दूसरा गवाह होगा रायन ब्लैकस्टोन। वो काफ़ी इज्जतदार आदमी है, और लेगिट जान जाएगा कि वो इस तरह का आदमी नहीं है जो पुलिस से झूठ बोलकर किसी मुसीबत में अपनी गर्दन फंसाए। ये सारा काम बहुत ही धीरज, सावधानी और प्रैक्टिस से होगा। अब मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि कब कैसे क्या होगा। वेस्टल घर से जैसे ही 9 बजे निकलेगी, 9:10 पर तुम हरगिस को फ़ोन करोगी। जब वो लाउंज में आए
तो तुम मेरी स्टडी से बाहर आओगी और दरवाज़ा खुला छोड़ दोगी। वो मुझे टेप रिकॉर्डर पर एक चिट्ठी डिक्टेट करते हुए सुनेगा। वो पीछे से मेरी कुर्सी को और मेरी बाह और कोहनी के हिस्से को कुर्सी के आर्म रेस्ट पर रखे हुए देखेगा। ये सब उसे ये समझाने के लिए काफ़ी होगा कि मैं कमरे में मौजूद हूँ। बाकी कल्पना वो खुद कर लेगा कि उसने मेरे सिर और पैरों को देखा है। तुम उसे कहोगी कि मुझे कॉफ़ी चाहिए और ये भी याद दिलाओगी कि कुछ ही देर में ब्लैकस्टोन आने वाला है और जब वो आए तो वो उसे लाउंज में लेकर आए, स्टडी में नहीं, क्योंकि मैं आधे घंटे के लिए बिजी हूँ। फिर तुम वापस स्टडी में चली जाओगी, दरवाजे को खुला छोड़ते हुए। जब हरगिज़ कॉफ़ी लाता है तो उसे स्टडी में आने दो, लेकिन तुम्हें उसके और मेरी कुर्सी के बीच में रहना है ताकि वो कुर्सी तक ना पहुँच पाए। उसे दरवाजे की साइड टेबल पर कॉफ़ी रखने के लिए कहना और इशारा करके चुप रहने को भी कहना। याद रखना, मेरी आवाज़ हर समय डिक्टेट कर रही होगी। जब वो चला जाए तो तुम दरवाज़ा बंद कर दोगी और ब्लैकस्टोन के आने का इंतज़ार करोगी। वो करीब 1 घंटे में पहुंच जाएगा। जब हरगिज़ उसे लाउंज में लेकर आए तो तुम एकदम बाहर आ जाना और स्टडी के दरवाजे को खुला छोड़ देना ताकि दोनों मुझे कुर्सी पर बैठे देख सकें। ब्लैकस्टोन को कहना कि मैं डिक्टेशन बस ख़त्म ही कर रहा हूँ और उसे 10 मिनट से ज़्यादा का इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। फिर स्टडी में वापस जाना और दरवाजे को बंद कर देना। बस इतना ही। अब बताओ, क्या तुम ये सब कर सकती हो? ईव ने सवाल किया। तुमने जो कहा है वो है जो तुम सोचते हो कि होने वाला है, लेकिन क्या वो वाकई होगा? देखो ईव, मैं एक रिकॉर्ड किया हुआ टेप तैयार करूँगा। मैं बहुत सारे लेटर्स डिक्टेट कर दूंगा और तुम टेप वापस चला दोगी, जिससे हरगिज़ और ब्लैकस्टोन मेरी आवाज़ सुन पाएंगे। मेरी बाजू कुर्सी पर आराम से सेट हो जाएगी। एक कोट और एक तार का बना फ्रेम इसके लिए काफ़ी रहेगा। हम एक बड़ी आराम कुर्सी का इस्तेमाल करेंगे और उसकी पीठ दरवाजे की तरफ कर देंगे। मेरी आवाज़, मेरा बाजू और साथ में हम एक जलती हुई सिगरेट भी उसमें लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें किसी को भी ये यकीन दिलाने में काफ़ी होंगी कि मैं कमरे में मौजूद हूँ। जब तुम ये काम कर रही होंगी उस समय मैं क्लिफ रोड पर पहिया बदल रहा हूँगा। काम खत्म करते ही मैं सीधा वापस आऊँगा। स्टडी की खिड़की से अंदर आकर वो कोट पहन लूँगा जो उन्होंने देखा है। फिर स्टडी के दरवाजे पर आऊँगा। मैं ब्लैकस्टोन से इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी मांगूंगा। अब अगर तुम अपने आप पर कंट्रोल रखो और सारी चीज़ों को सही ढंग से पूरा कर दो तो ये एलिबाई ऐसी है जिसको काटा नहीं जा सकता। अब तुम आगे सोचो और इसमें कमियां ढूंढो। मान लो ब्लैकस्टोन लेट हो जाए और रिकॉर्ड किया हुआ टेप खत्म हो जाए तो? उसने पूछा। ये अच्छा पॉइंट है, मैंने कहा। तुम्हारे पास रिकॉर्डर पर 1 घंटा टेप चलाने का टाइम है। जैसे ही हरगिज़ कॉफ़ी लेकर आता है उसके बाद रिकॉर्डर ऑफ कर देना और इंतज़ार करना जब तक ब्लैकस्टोन नहीं आ जाता। जैसे ही तुम उसके कमरे में आने के बारे में सुनो तो टेप रिकॉर्डर को दोबारा चालू कर देना। तुम्हारे पास इतनी देर के लिए काफ़ी टेप होगी, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी और तुम्हें समय का सही अनुमान लगाना पड़ेगा। जब तुम ब्लैकस्टोन को ये कहने के लिए बाहर आओगी कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तभी मैं भी साथ में बोलूँगा। मैं कहूँगा, सॉरी रायन, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, या इसी तरह की कोई और बात, और फिर मैं दोबारा डिक्टेशन शुरू कर दूंगा। ये बात उसे पक्का यकीन दिलाएगी कि मैं कमरे में हूँ, लेकिन समय की पाबंदी रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे वो डिक्टेशन तैयार करनी पड़ेगी और तुम्हें इसे संभालना पड़ेगा ताकि टाइम के अनुसार ये सब कुछ बिल्कुल सही समय पर फिट हो जाए। ईव ने कुछ सोचते हुए कहा, एक बात और है जो तुमने नहीं सोची है। गैराज से कार के निकलने की आवाज़ घर तक सुनाई देती है। अगर वो 9 बजे निकलती है और ब्लैकस्टोन 9:30 तक नहीं पहुंचता है, या मान लो कि हरगिज़ हैरान होता है कि वो क्यों नहीं गई है, मान लो कि वो ये देखने के लिए चला जाता है कि क्या उसे कार स्टार्ट करने में परेशानी हो रही है, तो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बढ़िया, अब तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही हो। ये उसी तरह का पॉइंट है जैसे पॉइंट्स पर मैं चाहता हूँ कि उनको सोचा जाए। हम इस तरह की चीज़ पर गलती कर सकते हैं। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही मैं उसे बेहोश कर दूं, मैं उसे कार में डालूंगा और क्लिफ रोड के सिरे तक ले जाऊंगा। मैं वहाँ पेड़ों के झुरमुट में रुक जाऊंगा और ब्लैकस्टोन के गुजरने का इंतज़ार करूंगा। जैसे ही वो निकल जाएगा, मैं पहाड़ी के पहले खतरनाक मोड़ पर चला जाऊंगा। रुको चैड, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। वो ये देख सकता है कि सड़क के किनारे लगी कांटेदार बाड़ की तारें साबुत हैं,
जबकि तुम उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि वेस्टल का एक्सीडेंट पहले ही हो चुका है। ओह सत्यानाश, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। हमें टाइम को थोड़ा और कम करना पड़ेगा ईव। हमें ब्लैकस्टोन को यहाँ थोड़ा जल्दी बुलाना पड़ेगा। अब सुनो, मैं इस तरीके से ये काम करूँगा। जैसे ही मैं उसके कार की लाइट्स को आता देखूंगा, मैं वेस्टल को अपनी गोद में बिठा लूँगा। उसके हाथ स्टीयरिंग पर होंगे। मैं तेज़ी से जा रहा होऊंगा और जितना मैं ब्लैकस्टोन को जानता हूँ वो भी तेज़ स्पीड में होगा। वो वेस्टल की रोल्स कार को देखेगा और शायद उसे वेस्टल की झलक भी दिख जाए, लेकिन वो मुझे नहीं देख पाएगा। जब वो ये खबर सुनेगा तो वो मान लेगा कि दुर्घटना वेस्टल के उसके पास से गुजरने के कुछ ही सेकंड बाद हुई होगी। लेकिन टाइमिंग में बड़ी मुश्किल होने वाली है चैड। थोड़ा सा भी फर्क होने से हमारी योजना खराब हो सकती है, ईव ने कहा। वो कभी टाइम से पहले नहीं आता है, आमतौर पर वो लेट ही होता है। मैं उसके ऊपर टाइम पर आने के लिए दबाव डालूंगा जब मैं उसे यहाँ आने के लिए कहूँगा। अच्छा, एक बात और बताओ चैड, अगर तुम आधा रास्ता तय करने के बाद ये काम करोगे तो तुम समय पर वापस कैसे आओगे? तुम 3 मील पैदल तो नहीं चल सकते ना, वो जगह काफ़ी दूर है। तुम्हारी ये बात भी सही है ईव। दोपहर में तुम अपनी कार वहाँ ले जाओगी और जंगल में छुपा दोगी। उसे मेरे इस्तेमाल के लिए वहाँ छोड़ देना जब मैं वहाँ रास्ते में होऊंगा। हाँ ठीक है, ये काम मैं आसानी से कर सकती हूँ। अब तक 4 बज गए थे। योजना के अलग अलग पहलुओं के बारे में ईव को और सोचने के बारे में बोलकर मैं कमरे से बाहर निकल आया। उस समय हम दोनों में से किसी को भी ये सोचा समझा हुआ अपराध नहीं लग रहा था। वेस्टल हमारे रास्ते की एक रुकावट थी जिसे हमें हटाना था। इसमें चिंता कम थी और इनाम बहुत ज़्यादा था, लेकिन विघ्न तो इसमें बाद में आए। अब अगले दिन सुबह जो सबसे ज़रूरी और सबसे पहला काम मुझे करना था वो था वेस्टल से समझौता करना। अगर उसने सचमुच ये विश्वास करना शुरू कर दिया कि मैं उसके साथ विश्वासघात कर रहा था तो वो गुस्से में आकर वसीयत बदल सकती थी, और ऐसा मैं होने नहीं दे सकता था। मैंने इस परिस्थिति से पार पाने का एक आसान रास्ता ढूंढ निकाला। मैंने उसके पास जाकर उससे 100 बार माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और कि मैं वाकई पिछली रात किसी लड़की के साथ था और कि वो लड़की एक कॉल गर्ल थी जिसके पास मेरा दोस्त जिम मुझे ज़बरदस्ती लेकर गया था, और कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अच्छी तरह जानता था कि ये बात उसके लिए बड़ी ही राहत की होगी, क्योंकि असल में उसके दिमाग में ये विचार था कि मैं किसी दूसरी लड़की के प्यार में पड़ गया हूँ। और ठीक वही हुआ जो मैंने सोचा था। पहले वो थोड़ा रोई धोई और फिर उसने मुझे बड़े ही आराम से माफ़ कर दिया। ये सब कितना साधारण और आसान था। अध्याय 13। 4 दिन बाद मैं अपनी स्टडी में बैठा हुआ था। तभी ईव एक मेल के साथ अंदर आई। उसने डाक को मेरे सामने रखा और खतों के ढेर को अपनी नाजुक उंगली से ठकठकाते हुए मुझे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। फिर वो बाहर चली गई। मैंने पत्रों को उठाया और उनको उल्टा पलटा। उनमें मुझे कागज़ की एक स्लिप मिली जो टाइप की हुई थी। उस पर लिखा था, उसने अभी मिस हेनेसी के साथ एक डेट निश्चित की है, शुक्रवार 28 तारीख रात 9:30 बजे, वायलिन वादक स्टोवेंस्की से मिलने के लिए। मेरे दिल ने सहसा जोर से एक कलाबाजी खाई। मिसेस हेनेसी वेस्टल की पक्की सहेली थी। वेस्टल पिछले 1 हफ्ते से इस वायलिन वादक से मिलने के लिए हाय तौबा मचा रही थी, और अब आखिरकार उसकी वो मुलाकात 28 तारीख के लिए मिसेस हेनेसी के घर पर निश्चित हुई थी। अब मेरे पास पूरे 3 दिन थे। एक पल के लिए मुझे अपने शरीर में एक सिहरन सी दौड़ती महसूस हुई। अब तक ये विचार सिर्फ एक विचार ही था। अब मैंने महसूस किया कि वो वाकई एक हकीकत बनने वाला था। 3 दिन के बाद पहली बार मुझे डर लगना शुरू हुआ। मैंने ईव के नोट से सिगरेट जलाई और राख का चूरा बना दिया। बाकी की डाक अपनी जेब में रखकर मैं नीचे पहुंचा जहां कार मेरा इंतज़ार कर रही थी। ईव ग्रीन हाउस जाते हुए मेरे पास से गुजरी। मैंने धीमे स्वर में कहा, थर्सडे 2 बजे बीच हट पर। हमें ये प्लान ईव की छुट्टी वाले दिन दोपहर को और कुछ शाम को पूरी तरह से परफेक्ट करना था। मैं ऑफिस में कई सारे खत जो मैंने ड्राफ्ट किए थे उनको टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गया। हर एक खत के बाद मैंने मशीन पर दिखाए गए टाइम को नोट कर लिया। सारे लेटर्स को टाइम के हिसाब से तरतीब से लगा दिया ताकि ईव को सही अंदाज़ा रहे कि ब्लैकस्टोन को बोले गए महत्वपूर्ण शब्द किस टाइम आने वाले थे। मैं ये सब काम कर तो रहा था, लेकिन साथ ही अंदर बहुत बेचैन भी था। वेस्टल ने मुझे बता दिया था
कि उसे मिसेस हेनेसी के घर स्टोवेंस्की से मिलने के लिए जाना है। उसने मुझे भी चलने को कहा, लेकिन मैंने रायन ब्लैकस्टोन के आने का बहाना बनाकर उसे मना कर दिया। इस बात में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। थर्सडे सुबह मैं ऑफिस गया और लंच के लिए निकलने से पहले मैंने ब्लैकस्टोन को फ़ोन किया। क्या तुम कल रात क्लिफ साइड आओगे रायन? मुझे तुमसे कुछ बिजनेस के बारे में बात करनी है। इसी बहाने मेरा घर भी देख लेना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, उसने कहा। और हाँ, असल में मैं वेस्टल को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी मत आना। अगर उसे ये लगा कि तुम और मैं कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो मुझसे चिपकी रहेगी जब तक कि मैं उसे बता नहीं देता कि हमारा प्लान क्या है। इसलिए तुम ठीक 9:15 बजे घर पर आना। ठीक है, उसने कहा। फिर मैंने मिस गुडचाइल्ड को फ़ोन किया। मैंने उससे कहा, मैं लंच के बाद वापस नहीं आऊँगा। मैं सोच रहा हूँ गोल्फ कोर्स का एक चक्कर लगा आऊँ। फिर लंच के बाद मैं बीच पर गाड़ी चलाता हुआ पहुँचा। वेस्टल की बीच हट सबसे अलग थलग बनी हुई थी। उसके 3 मील दूर तक आसपास दूसरी कोई हट नहीं थी। वेस्टल अब शायद ही कभी वहाँ जाती थी। हट के चारों तरफ ऐसी बहुत सी जगहें थीं जहाँ मैं अपनी कार बड़ी ही आसानी से छिपा सकता था। मैंने हट का ताला खोलकर खिड़कियाँ खोल दीं। 5 मिनट बाद ईव भी वहाँ पहुँच गई। फिर मैंने टेप रिकॉर्डर को टेबल पर रख दिया जिस तरह से मैंने अब रखा हुआ है। ईव ने तार की बनी हुई एक लंबी ट्यूब मेज़ पर रख दी और बोली, पता नहीं ये तुम्हारी बाँह की जगह काम कर पाएगी या नहीं। मैंने इसे रात को ही तैयार किया है। मैंने अपना कोट उतारा और उसकी बाजू में उस ट्यूब को फिट कर दिया। फिर मैंने हट में पड़ी कुर्सी पर उसे लगा दिया। हम दोनों उसका असर देखने के लिए कुर्सी के पीछे की तरफ गए। ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मैं चाहता था। एक आदमी की बाँह स्वाभाविक तौर पर कुर्सी की बाजू पर आराम करती हुई। मैंने कहा, हाँ, ये एकदम ठीक है। अगर हम एक तार के टुकड़े का लूप बनाकर इसकी आस्तीन में लगा दें तो ये निगाहों को दूर से ऐसा लगेगा जैसे किसी ने एक सिगरेट थाम रखी है। जब हरगिस और ब्लैकस्टोन कुर्सी के ऊपर धुआं उड़ता हुआ देखेंगे तो ये भ्रमजाल और भी पक्का और मजबूत हो जाएगा। क्या तुमने लेटर डिक्टेट कर लिए हैं चैड? हाँ, मैं उनको टेप पर चलाता हूँ। आओ पहले स्टेज को सेट कर लेते हैं। मेज़ को टेबल के पास लेकर आओ। फिर हमने मेज़ को इस तरह से सेट किया जैसा मैं चाहता था और फिर टेप रिकॉर्डर को चला दिया। हम हट के दरवाजे तक गए और रूम के अंदर कुर्सी को पीछे से देखा। आवाज़ को सही ढंग से सुनने के लिए मुझे टेप रिकॉर्डर को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। फिर मैं ईव के पास पूरा रिकॉर्ड सुनने के लिए दरवाजे पर दोबारा चला गया। इसका प्रभाव बड़ा ही अनोखा था। कुर्सी के ऊपर बाजू, छत तक जाता सिगरेट का धुआं और बोलती हुई मेरी आवाज़, ये सब मिलकर एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव दिखा रहे थे कि कमरे में हमारे अलावा कोई तीसरा आदमी भी मौजूद है। टेप के बिल्कुल बीच में मेरी आवाज़ ने बोलना बंद कर दिया। वहाँ कुछ समय का गैप था। फिर थोड़े से ऊंचे स्वर में मेरी आवाज़ ने कहा, तुम्हें इंतज़ार करवाने के लिए मुझे खेद है रायन। मैं अब बस ये ख़त्म करने ही वाला हूँ। हमने अंत तक टेप सुना और फिर मैंने उसे बंद कर दिया। ये सब बिल्कुल सही काम कर रहा है ईव। इसमें किसी गलती की गुंजाइश नहीं है अगर तुम ठीक ढंग से सब कुछ हैंडल कर लेती हो। हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक ये तुम्हें अच्छी तरह से रट नहीं जाता। फिर मैंने उन सारे पत्रों की कॉपी अपनी जेब से निकाली। ये देखो, तुम्हें ये अंदाज़ लगाने के काबिल होना चाहिए कि कब मेरे वो शब्द जो मैंने ब्लैकस्टोन को कहे हैं आने वाले हैं। यही सारे मामले की चाबी है। इसमें हम फिसले तो समझो डूब गए। फिर हम अपने काम में जुट गए। कुछ घंटों के बाद उसे रिकॉर्डिंग पूरी याद हो गई। ठीक है, मैंने कहा, चलो अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। ये कुर्सी स्टडी का दरवाज़ा है। तुम रिकॉर्डर हैंडल करो, मैं हरगिज़ बनूंगा। देर शाम तक ये सब चलता रहा जब तक कि मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो गया। मेरी योजना बढ़िया काम कर रही थी। अगर सही रोशनी और सही सेटअप हो तो मुझे यकीन था कि हरगिस और ब्लैकस्टोन दोनों कसम खाकर ये कहने के लिए तैयार होंगे कि मैंने एक पल के लिए भी स्टडी को नहीं छोड़ा था। इस पूरे मामले में कमज़ोर कड़ी सिर्फ ईव हो सकती थी। अगर उसने अपने ऊपर कंट्रोल खो दिया तो हम डूब जाएंगे। अगर वो हड़बड़ा गई या उसने काम का समय गलत कर दिया या हरगिस या ब्लैकस्टोन को उसके हाव भाव पर कोई शक हो गया तो फिर ये पूरी एलिबाई वहीं धराशायी हो जाने वाली थी। मैंने ये बात कई बार ईव को जताई और उसे अच्छी तरह से ठोक बजाकर समझा दिया कि कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर हम वहाँ से वापस लौट आए। अगले दिन शुक्रवार 28 सितंबर को 5 बजे के बाद मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। वेस्टल बाहर ही कहीं थी।
मेरे पास गैराज से लाए गए कपड़ों के ऊपर पहने जाने वाले एक चोगेनुमा ओवरकोट को अपनी मेज़ की दराज में छुपाने के लिए काफ़ी वक्त था। व्हील बदलना एक गंदा काम था और जब ब्लैकस्टोन आए तो मुझे उसके सामने बेदाग दिखना ज़रूरी था। फिर मैं ईव के कमरे में गया और मैंने उससे पूछा कि वेस्टल कहाँ थी। उसने बताया कि वो मूवी देखने गई थी और 6 बजे वापस आएगी। इस वक्त ईव का चेहरा बहुत ही डरा हुआ और पीला पड़ा हुआ था। मैंने उससे कहा, हे भगवान, तुमने अपनी ये क्या हालत कर रखी है? ऐसा लगता है जैसे तुमने भूत देख लिया है। मैं हो जाऊंगी ठीक थोड़ी देर में, उसने कहा। तुम्हें होना पड़ेगा। अगर तुम्हें इसमें कोई शक है तो फिर मैं ये काम नहीं करने जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तुम्हारे हौसले पर ही निर्भर करती हैं ईव। तुम्हें हिम्मत रखनी ही होगी। क्या तुमने अपनी कार वहाँ छोड़ दी है? हाँ, वो तो मैं लंच के तुरंत बाद ही ले गई थी। वो ड्राइव स्लो के निशान के दूसरी तरफ 10 गज के लगभग की दूरी पर झाड़ियों के पीछे खड़ी है। बढ़िया। फिर मैं खिड़की के पास गया और मैंने ऊपर तेजी से घुमड़ते बादलों की तरफ देखा। लगता है बारिश होने वाली है ईव। मैं उम्मीद करता हूँ कि ना हो। ये बहुत ही बुरा होगा कि जब मैं व्हील बदल रहा हूँ तो बारिश आ जाए। एक झुरझुरी सी लेते हुए वो बोली, अगर बारिश आ जाती है तो क्या तब भी तुम ये सब करोगे? हाँ, करूँगा। अगर भूकंप भी आ जाता है तो भी मैं ये काम करूँगा। लेकिन पैरों के निशानों का क्या होगा चैड? अरे, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सड़क एकदम सख्त है, वहाँ कोई कच्ची ज़मीन नहीं है। अरे, जोई को तो हम भूल ही गए, ईव ने जवाब दिया। मुझे उसकी याद थी। मैंने उसका ध्यान रखा है। मैंने वो चीज़ उसकी चाय में मिला दी है। मेरा दिल खुश हो गया। ये कब तक असर दिखाएगी? मैंने पूछा। कुछ देर हो चुकी है, बस अब वो किसी भी पल अपना काम करना शुरू कर देगी, उसने कहा। मैंने अपनी घड़ी में देखा, 6 बजने ही वाले थे। मैंने उससे कहा, तुम रिकॉर्डर को मेरी स्टडी में ले जाओ। मैंने सारी तैयारी कर दी है। मैं बाहर बगीचे में जाकर उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। बस 3.5 घंटे और फिर हम दोनों आज़ाद होंगे। 6 बजे के कुछ देर बाद वेस्टल खुद गाड़ी चलाती हुई गैराज में पहुंची। हम दोनों सीढ़ियों से चढ़कर साथ साथ ऊपर आए। वो लगातार बोले जा रही थी और मेरे मन में बड़े ही अजीब से भाव आ जा रहे थे कि 3 घंटे के अंदर मैं उसको मारने जा रहा था। उसने मुझसे अपने साथ ऊपर चलने के लिए कहा, लेकिन मैंने काम का बहाना बनाकर मना कर दिया। फिर मैं अपनी स्टडी में चला गया और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। ईव ने रिकॉर्डर डेस्क पर रख दिया था। कुर्सी और मेज़ बिल्कुल सही पोजीशन में थे। मेज़ की लाइट और खिड़की के पास वाला लैंप ऑन थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। मैंने खिड़की का पर्दा सरकाकर नीचे पगडंडी की तरफ देखा। अगर बारिश हो भी जाती है तो मेरे जूतों के निशान वहाँ नहीं बनने वाले थे। फिर मैं वापस कुर्सी की तरफ गया, नीचे का ड्रॉर खोला और गैराज से लाए हुए चोगे और दस्तानों को देखा। उनके नीचे एक रेत के भरे हुए थैले की ट्यूब रखी थी। मैंने उसे बाहर निकाल लिया और हाथों में तोल कर देखा। सब चीज़ें एकदम तैयार थीं। अब बस मुझे 9 बजने तक का इंतज़ार करना था। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई और हरगिस अंदर आया। माफ़ कीजिएगा सर, जोई की तबीयत आज ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से मिसेस विंटर्स को आज रात कार चाहिए थी। जोई को क्या हुआ? मैंने पूछा। उसे सिर दर्द है और वो उल्टियाँ भी कर रहा है। ठीक है, उसे आराम करने दो। मैं मिसेस विंटर्स को बता दूंगा जब वो नीचे आएंगी। ठीक है सर। इतना कहकर वो चला गया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर गया। मैं बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ा था, अपने पसीने से भर आए हाथों को पोंछते हुए और तेज़ शोर मचाती हुई अपने दिल की धड़कनों को सुनते हुए। अध्याय 14। डिनर से पहले मैंने 3 पेग डबल विस्की के लिए। मुझे उनकी सख्त ज़रूरत थी। मेरी नसें इतनी बेकाबू हो रही थीं कि मुझे डर था कि कहीं वेस्टल भांप न ले कि कुछ गड़बड़ थी। खाना भी मैंने ज़बरदस्ती जैसे तैसे खाया। उसके बाद हम लाउंज में कॉफ़ी पीने के लिए गए। वेस्टल ने खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाकर बाहर झांका और बोली, इतने हफ्तों से बारिश नहीं हो रही थी। अब आज जब मुझे बाहर जाना है तो धड़ाधड़ बारिश हो रही है। मैंने फायरप्लेस के आगे हाथ तापते हुए कहा, अरे जितनी बाहर बारिश हो रही है अंदर से हमें उससे ज़्यादा ज़ोरदार होती हुई सुनाई देती है। थोड़ी देर में शायद ये रुक जाए। मुझे तो रुकने के कोई आसार नज़र नहीं आते। अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगी, वेस्टल ने कहा। मैं उससे ऐसा ही कहने की उम्मीद कर रहा था। हरगिस उस समय कॉफ़ी डाल रहा था।
मैंने महसूस किया कि ये बात बहुत ज़रूरी थी कि वो बाद में पुलिस को ये कहता कि मैंने वेस्टल के बाहर जाने पर जोर नहीं दिया था। इसलिए मैंने लापरवाही से कहा, हाँ तो क्या परेशानी है, आज रात वैसे भी टीवी पर काफ़ी अच्छा प्रोग्राम आने वाला है। तुम मिसेज़ हेनेसी को फ़ोन क्यों नहीं कर देती और उसे बता क्यों नहीं देती कि तुम आज नहीं आ रही हो। लेकिन मैं मिस्टर स्टोवेंस्की से मिलना चाहती हूँ। मैं कितने दिनों से उनसे मिलने के लिए बेचैन थी। मुझे बारिश में गाड़ी चलाना ज़रा भी पसंद नहीं है। मैंने बड़ी ही कुटिलता से कहा, अरे तब तो अच्छा होगा ना कि तुम ना जाओ। वैसे भी उस वायलिन बजाने वाले के बहुत सारे प्रशंसक उसके इर्द गिर्द मौजूद होंगे। वो तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करने वाला। ये बात मैंने जानबूझकर उसे भड़काने के लिए कही थी और ठीक वही हुआ। उसने तेज़ी से कहा, वो मेरे आने की उम्मीद कर रहा है। मुझे पक्का यकीन है अगर मैं वहाँ ना जा रही होती तो उसने शार्लोट का निमंत्रण स्वीकार ही नहीं किया होता। मुझे वहाँ ज़रूर जाना है। अच्छा बाबा ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। वैसे भी कार के अंदर तुम भीग थोड़े ही जाओगी, और फिर अगर तुम्हें जाना है तो मेरा ख्याल है कि तुम तैयार हो जाओ क्योंकि 9 बजने ही वाले हैं। हाँ ठीक कहते हो, उसने कहा। फिर वो तैयार होने गई और कुछ देर बाद मुझसे विदा लेकर वो हॉल का दरवाज़ा पार करके बाहर निकल गई। उसके जाते ही ईव फुर्ती से अंदर आई। उसका चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ था, लेकिन अब वो डरी हुई नहीं दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक कैप लाई हूँ, तुम्हारे बाल गीले नहीं होने चाहिए। वाह, ये तुमने अच्छा काम किया। मैंने फुर्ती से जैकेट उतारी और उसे कुर्सी की तरफ उछाल दिया। फिर डेस्क की दराज से चोगा निकाला और उसे पहन लिया। उसने मुझे दस्ताने और कैप पकड़ाई। थोड़ा जल्दी करो चैड। हाँ मैं निकल रहा हूँ, तुम यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, उसने कहा, और उसे देखकर मुझे लगा कि वाकई अब सब ठीक ही होगा। अब वो एक दूसरी ही हवा में थी और उसके होशो हवास पूरी तरह काबू में थी और चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ। फिर मैंने ड्रॉर में से सैंडबैग निकालकर अपने पास रखा और खिड़की की चौखट से नीचे उतर गया। अगले ही पल मेरे ऊपर वाली खिड़की बंद हो गई। मैं तेज़ कदमों से गैराज की तरफ बढ़ा। अब तक करीब करीब अंधेरा हो गया था, इसलिए मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि कोई घर से मुझे देख सकता था। गैराज पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। उसके दरवाजे एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल से कंट्रोल किए जाते थे। जैसे ही कोई उन दरवाज़ों से कुछ गज की दूरी के दायरे में पहुंचता था और वो उनसे निकलने वाली किरणों के दायरे में आ जाता था, वहाँ रोशनी हो जाती थी और दरवाजे खुल जाते थे। मैं साइड में एक जगह छुप गया। 1-2 मिनट के इंतज़ार करने के बाद मुझे दूर से वेस्टल के सफ़ेद कोट की झलक दिखाई दी। मैं सैंडबैग को थामे उसका इंतज़ार करने लगा। वो ढके हुए रास्ते से जल्दी से आई। वो मुझसे बस 15 गज की दूरी पर थी और कुछ गुनगुना रही थी। जब वो लाइट की बीम में से होकर चली तो गैराज की लाइट ऑन हो गई और दरवाजे पीछे सरक गए। मैं अपनी सांस रोके आगे बढ़ा। क्रेप सोल वाले मेरे जूते पत्थर पर ज़रा भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। वो अपनी कार का दरवाज़ा खोल रही थी जब मैं उस तक पहुंचा। मैंने फुर्ती से सैंडबैग को घुमाया और उसके सिर पर ज़ोर से वार किया। वो घुटनों के बल गिर गई और उसके हाथ कार के दरवाजे के चमचमाते पैनल से फिसलते हुए नीचे चले गए। मैंने फुर्ती से सैंडबैग का एक और वार उसके सिर पर किया। उसका सिर ऊपर नीचे झूला और मैंने सैंडबैग को ज़मीन पर गिराकर उसे पकड़ लिया, इससे पहले कि वो फर्श पर पूरी तरह गिर जाती। फिर मैंने कार का दरवाज़ा खोलकर उसे पैसेंजर सीट पर धकेल दिया। सैंडबैग को उठाकर मैंने स्टीयरिंग व्हील के नीचे सरका दिया और ठीक उसी वक्त मुझे याद आया कि मेरे पास इग्निशन की चाबी नहीं है। मेरे पसीने छूट रहे थे और मेरे हाथ काँप रहे थे। उसके पास चाबियां बैग में ज़रूर होनी चाहिए थीं। मैंने उसका बैग तलाश किया, लेकिन मैं उसे ढूंढ न सका। समय तेज़ी से बीतता जा रहा था। डैशबोर्ड की घड़ी 9:07 का समय दिखा रही थी। मन ही मन गालियां बकता हुआ मैं कार से बाहर निकला और गैराज के फर्श पर चारों तरफ मैंने देखा। मुझे उसका बैग कार के नीचे पड़ा मिला। मैंने उसे झपटा, वापस कार में बैठा और उसके पर्स में भरे कबाड़ में से छांटकर मैंने चाबी को ढूंढा। फिर मैंने फुर्ती से कार को स्टार्ट किया और उसे सड़क पर दौड़ा दिया। क्लिफ रोड के सिरे पर पहुंचने में मुझे करीब 3 मिनट लगे। पेड़ों के साए से दूर हवा बहुत तेज़ चल रही थी, जितनी मैंने उम्मीद नहीं की थी, और बारिश विंडशील्ड और बगल की खिड़कियों से तेज़ी से टकरा रही थी। अंधेरे में सामने देखना बहुत मुश्किल था। मैंने वाइपर्स को चलते रहने दिया, कार की लाइट्स को बंद किया और सड़क के पहले मोड़ पर रुक गया। मैं समय पर पहुंच गया था। उस बल खाती हुई सड़क पर करीब 1 मील की दूरी से मैंने एक कार की रोशनियों को आते हुए देखा।
ये ब्लैकस्टोन था जो मेरे घर की तरफ आ रहा था। मैंने वेस्टल को पकड़ा और उसे अपनी गोद में खींच लिया। वो आगे की ओर झुक गई। मैंने उसे सीधा किया और उसके ढीले हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमा दिए। उसका सिर बार बार पीछे की ओर लुढ़क रहा था। मैं सीट पर थोड़ा और नीचे हो गया, गियर लगाया और कार स्टार्ट की, हेडलाइट्स ऑन की, और जैसे ही ब्लैकस्टोन की कार नज़दीक आई मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। इस तरह से वेस्टल के साथ, जिसकी वजह से सामने का आधा हिस्सा मुझे नज़र नहीं आ रहा था, गाड़ी चलाना आसान काम नहीं था और मैं जितना गाड़ी को सड़क के किनारे रख सकता था उतना रखकर आगे बढ़ रहा था। जब ब्लैकस्टोन मेरे पास से गुजरा मुझे दाएं तरफ मुड़ना था। ये बड़ा ही अजीब था। अगर मेरा अनुमान गलत हो जाता तो गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर जाती, इससे पहले कि मैं बाहर निकल पाता। ब्लैकस्टोन ने ज़रूर मेरी हेडलाइट्स को देख लिया था, इसीलिए उसने अपनी लाइट्स डिम कर लीं। जैसे ही मैं डिपर के बटन को दबाने वाला था, वेस्टल ने अचानक हिलना शुरू कर दिया। मैं इतना डर गया कि मैंने कार को रोड से लगभग नीचे ही उतार दिया था। उसके मुंह से एक लंबी कराह निकली जिससे मैं इतना डर गया जितना अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं डरा था। मैंने महसूस किया कि कार के पहिए किनारे की घास पर टकरा रहे थे। बाड़ के ऊपर लगी सफ़ेद पट्टी, जो 900 फुट की ऊंचाई से गिरने से बचाती थी, दौड़ती हुई कार से बस छूने भर की ही दूरी पर थी। मैंने कार को वापस सड़क पर घुमाया, वेस्टल को पीछे गर्दन से पकड़ा और उसका चेहरा डैशबोर्ड के ऊपरी सिरे पर दे मारा। वो फिर से बेहोश हो गई। मैं उसे उस वक्त तक सीधा बिठाने में कामयाब हो गया जब ब्लैकस्टोन की कार हमारे पास से गुजरी। उसने अपने कार की स्पीड कम कर दी थी, पर जैसे ही मैंने उसकी कार को नज़दीक आते देखा, मैंने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और उसके पास से तेज़ रफ्तार से निकल गया। उसने अभिवादन के लिए अपना हॉर्न बजाया, लेकिन मेरे हाथ उसका जवाब देने के लिए खाली नहीं थे। मुझे तेज़ी से ब्रेक लगाना पड़ा जब मैं सड़क के अगले मोड़ पर पहुंचा। उसके आंखों से दूर होते ही मोड़ के पास मैंने वेस्टल को धकेल कर एक बार फिर बगल के दरवाजे के साथ टिका दिया। फिर मैं कार से बाहर निकलकर सड़क पर दौड़ा जब तक कि मोड़ के किनारे पर नहीं पहुंच गया। मैं वहां हवा और बारिश में खड़ा रहा और ब्लैकस्टोन की बैकलाइट्स को घर की तरफ जाते हुए और आंखों से ओझल होते हुए देखता रहा। उसे घर पहुंचने में 5 मिनट से भी कम लगने वाले थे और मैं उसे 20 मिनट से ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करवा सकता था, तो मेरे पास कुल 25 मिनट थे। कार का व्हील बदलने के लिए, कार को पहाड़ी से गिराने के लिए, ईव की कार ढूंढकर वापस घर तक ड्राइव करने के लिए, खिड़की से वापस स्टडी में जाने के लिए, अपना चोगा बदलने और ब्लैकस्टोन के सामने इस तरह से प्रकट होने के लिए जैसे कि मैं अपनी मेज़ पर ही बैठा अपनी शाम बिता रहा था। अचानक मुझे अपनी सफलता पर संदेह होने लगा। शायद मैं पागल हो गया था जो मैंने ऐसी योजना पर अमल करने की सोची। शायद ये सब काम समय पर होना संभव नहीं था। अगर मैं लेट हो गया तो क्या ईव की हिम्मत जवाब दे देगी? ब्लैकस्टोन ज़रूर शंका में पड़ जाएगा जैसे ही वो वेस्टल की मौत के बारे में सुनेगा। मैं बुरी तरह से पसीने से नहा गया। फुर्ती से मैं कार की तरफ वापस लौटा और डिक्की को खोलकर स्पेयर व्हील को खींचकर मैंने बाहर निकाला। मेरी उंगलियां रिम को चारों ओर टटोल रही थीं। वे बाहरी खोल में फटे हुए छेद को ढूंढ रही थीं। मेरे दिमाग में अचानक आया कि शायद जोए ने अवश्य ही फटा हुआ टायर देख लिया था और उसे बदल दिया था। मैंने अपने आप को इस संभावना के बारे में पहले ना सोचने के लिए कोसा, लेकिन कुछ पल बाद जब मेरी उंगलियों को वो छेद मिल गया तो मैंने राहत भरी सांस ली। फिर मैंने टूल बॉक्स से व्हील की चाबी और पेचकस निकाला और पहिया बदलना शुरू किया। ये बड़ा ही वाहियात काम था। मैं रोशनी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था और मुझे अपना काम सिर्फ अंदाजे से और स्पर्श के सहारे करना था। अगर बारिश और हवा ना होती तो ये काम आसान साबित होता, लेकिन अब पहिया फिसलने लगा था। मेरे हाथ कीचड़ से सन गए थे और मेरे बढ़ते हुए डर ने मुझे बिल्कुल अनाड़ी बना दिया था। आखिरकार जैसे तैसे मैंने पहिया उतारा, उसे लुढ़काता हुआ कार के पीछे ले गया और उसे डिग्गी में रख दिया। इस काम में मुझे पूरे 7 मिनट लग गए थे, यानी जितना मैंने सोचा था उससे जल्दी, और इससे मुझे अगले काम के लिए थोड़ा हौसला मिला। दूसरे पहिए को लगाना ज़्यादा मुश्किल काम था। मुझे व्हील को एक्सेल पर पेच चढ़ाने के लिए पहिए में छेद नहीं मिले। मैं लड़खड़ाया, मैंने गालियाँ बकीं और संघर्ष किया। इस सारी कवायद में काफ़ी कीमती समय बर्बाद हो गया। जब अंत में पहिया लग गया तो मैंने पाया कि इस आपाधापी में मुझसे उस व्हील कैप पर लात लग गई थी जिसमें मैंने व्हील नट डाले हुए थे। मुझे उनमें से 5 तो मिले, लेकिन छठा नट गायब हो गया था।
मैंने उसकी तलाश में ज़्यादा समय बर्बाद करने की हिमाकत नहीं की। मैंने 5 नटों को कस दिया, व्हील कैप लगाया और फिर से अपनी घड़ी की ओर देखा। अब मेरे पास सिर्फ 10 मिनट और बचे थे। मैंने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर घुसा। मेरे हाथ स्टार्ट करने के लिए बटन तक पहुँचे और अचानक मैं स्तब्ध रह गया। मेरा पूरा शरीर बर्फ़ की तरह जम गया। मेरे साथ वाली सीट खाली थी। वेस्टल गायब हो गई थी। अध्याय 15। मेरा दिल जैसे बुरी तरह से बैठ गया। वेस्टल कहाँ चली गई थी? लगता है जब मैं पहिया बदल रहा था तो शायद वो होश में आ गई होगी। मैं कार से बाहर निकला और पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। इतना घना अंधेरा था कि आगे 5 गज तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अपने को कोसता हुआ मैं वापस कार की तरफ भागा और मैंने हेडलाइट्स जला दी। रोशनी की ताकतवर किरणों ने उसे अंधेरे में ढूंढ लिया, उसी पहाड़ी की भीगी हुई ढलान पर। वो कार से दूर धीरे धीरे घाटी की तरफ चली जा रही थी, लड़खड़ाकर आगे बढ़ते हुए, अंधेरे में कुछ टटोलते हुए किसी अंधी औरत की तरह। वो कार से कोई 100 गज दूर थी। अब मुझे उसके पीछे जाना था। समय तेजी से भागा जा रहा था। मैंने पहाड़ी से नीचे दौड़ना शुरू किया। जब मैं उसके सामने पहुंचा तो वो दर्द से चीखती और लड़खड़ाती हुई मेरी तरफ बढ़ी और बोली, चैड, ओह चैड, मुझे खुशी है तुम आ गए। देखो, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मेरा सिर बहुत दुख रहा है। पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन मेरे सर पर चोट लगी है। मेरी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर जब उसने नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा तो मेरे चेहरे पर छाए भावों को देखकर शायद उसे सब कुछ समझ में आ गया। शायद वो समझ गई कि मैं उसकी हत्या करने वाला हूँ। वो अचानक ज़ोर से चीखी, मुड़ी और पागलों की तरह कार की तरफ वापस भागी। मैं खड़ा उसे देखता रहा। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। फिर मैं उसके पीछे भागा। उसने अपनी गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे ठोकर लगी और वो ज़मीन पर गिर गई। मैं उसके पास पहुंचा और मैंने घास के ढेर में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ देखा। मैंने उस पत्थर को हाथ में उठा लिया। मुझे दयनीय नज़रों से देखते हुए वो ज़ोर से रो पड़ी, चैड, प्लीज़, मेरे पास जो भी है मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मुझे मत मारो प्लीज़, चैड। मैंने अपने हाथ में थमे पत्थर को ऊपर उठाया और उसके गले से एक ज़ोरदार चीख निकली। मैं अब भी वो चीख अपने कानों में गूंजते हुए सुन सकता हूँ। ये वो सबसे भयानक आवाज़ थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सुनी थी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने पत्थर को ज़ोर से उसके सिर के ऊपर पटक दिया और फिर मैं कांपते हुए पीछे हट गया। अब वो सड़क पर पड़ी तड़प रही थी। मैं उस तड़पती हुई मरती हुई गुड़िया को हाथों में नहीं उठा सका, इसलिए मैंने उसे कलाई से पकड़ा और किसी बोरे की तरह ज़मीन पर घसीटता हुआ कार की तरफ ले चला। कार का दरवाज़ा खोलकर मैंने उसे अंदर धकेल दिया, फिर दरवाजे को बंद किया और कुछ देर अपनी कमज़ोरी से पार पाने के लिए खड़ा रहा। अब सब कुछ खत्म हो चुका था और अब मेरा जीवन खतरे में था। मुझे पत्थर की याद आई। मैं वापस भागा और मैंने उसे उठाकर घाटी के अंधेरे में दूर उछाल दिया। फिर मैं कार तक वापस आया, अंदर झुका और इंजन को स्टार्ट किया। फिर मैंने कार को धक्का दिया जब तक उसने ढलान पर लुढ़कना शुरू नहीं कर दिया। कार का स्टीयरिंग मैंने इस तरह से मोड़ दिया जिससे कार उस फेंसिंग की तरफ बढ़े जिसने 900 फुट ऊंची पहाड़ी को घेर रखा था। कार अब तेज़ी से चल रही थी। मैं बारिश में खड़ा उसे देखता रहा। उसकी विशाल हेडलाइट्स ने सफ़ेद फेंसिंग को रोशन कर दिया। वो घास के ढेर से टकराई और फिर उसका चमचमाता रेडिएटर फेंसिंग से टकराया। लकड़ियों के टूटने की एक ज़ोरदार आवाज़ हुई। कार कुछ देर के लिए किनारे पर लटकी और फिर पहाड़ी से नीचे गिरने लगी। करीब 200 फीट नीचे गिरकर वो एक विशाल चट्टान पर अटक गई। जब मैंने उसकी तरफ नीचे झांका तो उसके बोनट में से एक आग की लपट निकलती दिखाई दी। कुछ पल बाद ही पूरी कार एक भट्टी बन चुकी थी। जब मैं अपने कमरे की खिड़की की मुंडेर पर पहुंचा तो मुझे अपनी आवाज़ कहती हुई सुनाई दी, आगे हमारी टेलीफोन पर हुई बातचीत और आज की तारीख के आपके पत्र के अनुसार हमने जो इंतज़ाम किया है मैं उसकी पुष्टि करता हूं और ईडन एंड में जिस प्रॉपर्टी की हमने बात की है उसे डेवलप करने के लिए आपकी योजनाओं को आगे सुनने के लिए इच्छुक हूं। ये बहुत ही सुकून देने वाली आवाज़ थी। ईव डेस्क के साथ खड़ी मुझे देख रही थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं। रिकॉर्डर की पतली टेप धीरे धीरे चल रही थी और मेरी आवाज़ जो मेरी एलिबाई स्थापित करने वाली थी वहाँ बोल रही थी। मैं फुर्ती से कमरे के अंदर चढ़ा।
जो चोगा मैंने पहना हुआ था वो भीग गया था, मेरे जूतों पर कीचड़ लगा था और मेरे हाथ गंदे थे। ईव एक टॉवल और एक बड़ा स्पंज जल्दी से लेकर आई और उसने उनको मेरी तरफ फेंका। जल्दी करो, वो आधे घंटे से भी ज़्यादा से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। सिर्फ 2 मिनट की टेप बाकी बची है। मैंने फुर्ती से अपने हाथों और चेहरे को पोंछा, फिर चोगे को फाड़कर उतार दिया। ये लो, अपना कोट पहनो जल्दी से। मैंने कोट पहना, स्पंज से अपने जूते साफ किए और अपने बालों में कंघी घुमाई। मेरी टांगें ऐसा लग रहा था मानो पथरा गई हों। मैं बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसने मुझे आधा ग्लास नीट विस्की का दिया। पी जाओ इसे। उसने हर एक चीज़ के बारे में सोच रखा था। उस ग्लास को हलक में उंडेलते ही मेरी मांसपेशियों का कांपना थोड़ा कम हो गया। ये लो, अपना चेहरा पोंछो, उसने टॉवल देते हुए कहा। सब ठीक से हो गया ना? हाँ, हो गया। यहाँ सब ठीक रहा? हाँ। मैं काफ़ी बेचैन हो रही थी। तुम्हें देरी हो गई, लेकिन वो सब उसी तरह से हुआ जैसे कि तुमने कहा था कि वो होगा। मैंने राहत की एक लहर अपने अंदर दौड़ती महसूस की। उसने टॉवल, स्पंज, चोगे और मेरी कैप का एक बंडल बनाया और उनको मेरी मेज़ की दराज में डाल दिया। फिर उसने रिकॉर्डर बंद कर दिया। मैंने एक गहरी सांस ली, फिर चलकर कमरा पार किया और दरवाज़ा खोल दिया। ब्लैकस्टोन आराम कुर्सी पर बैठा एक पत्रिका के पन्ने पलट रहा था। मुझे खेद है रायन, तुम्हें इतना लंबा इंतज़ार मैं नहीं करवाना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। उसने शिकायत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या तुम आमतौर पर भी घर में इतना ही काम करते हो? अरे, अभी बहुत ज़्यादा काम है। चलो अंदर आओ। हम लोग अंदर जाकर बैठ गए। उसने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारी पत्नी को उसकी कार में देखा जब मैं यहाँ ऊपर आ रहा था। वो बहुत तेज़ ड्राइव करती है। उसने तो मुझे एकदम डरा ही दिया था। अरे, वो ये रास्ता बहुत अच्छी तरह से जानती है, मैंने कहा। लेकिन वो गाड़ी सही ढंग से नहीं चला रही थी चैड। वो बहुत ही रैश ड्राइविंग कर रही थी। अच्छा खैर, अब ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम था? मैंने उससे सवाल किया। क्या बायलैंड अप्लायंसेस तुम्हारे लिए कुछ मायने रखते हैं? हाँ, बेशक। वो तो हर किसी के लिए बहुत प्रॉफिट बना रहे हैं। मैंने खुद अपने लिए थोड़े से स्टॉक खरीदे हैं उसके। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, टेलीफोन की तेज़ घंटी ने मुझे चौंका दिया। फ़ोन उठाने पर उधर से ईव की आवाज़ सुनाई दी। मिस हेनेसी लाइन पर हैं। वो वेस्टल को पूछ रही हैं। मैंने उनको कहा कि वेस्टल उनके घर के लिए निकल चुकी है, लेकिन वो तुमसे बात करने की ज़िद कर रही हैं। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, ठीक है, मेरी उनसे बात करवाओ। एक पल बाद उनकी आवाज़ मेरे कानों में आई। मिस्टर विंटर्स? जी हाँ, कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं वेस्टल का इंतज़ार कर रही थी। मिस डोलान ने मुझे बताया कि वो आधा घंटा पहले निकल चुकी है, लेकिन वो अभी तक पहुंची नहीं। वो कुछ ही देर में पहुंचने वाली होगी, मैंने कहा। आज रात को मौसम खराब है, इसलिए शायद गाड़ी धीरे चला रही होगी। क्या उसका शॉफर उसके साथ नहीं है? नहीं, वो गाड़ी खुद चला रही है। लेकिन उसे मेरे यहाँ आने में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। वो पहले ही 20 मिनट लेट हो चुकी है। अरे, वो जल्दी ही पहुँचने वाली होगी। मेरे ख्याल से वो यहाँ से निकलने में ही थोड़ा लेट हो गई थी। फ़िलहाल मैं काफ़ी बिजी हूँ मिसेज़ हेनेसी, माफ़ कीजिएगा। उसने मेरी बात पर ज़रा भी ध्यान दिए बिना कहा। अरे, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं मिस्टर विंटर। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका एक्सीडेंट हो गया हो? वो मिस्टर स्टोवेंस्की के यहाँ आने से पहले पहुँचने के लिए बहुत ही उतावली हो रही थी, और असल में अब उनको उसका इंतज़ार करना पड़ रहा है। वो सड़क बड़ी ही खतरनाक है। मुझे उसके लिए बहुत चिंता और बेचैनी हो रही है। मुझे लगता है मुझे पुलिस को फ़ोन कर देना चाहिए। मेरे दिल ने ज़ोर से एक कलाबाजी खाई। मुझे अपने दराज में पड़े भीगे हुए चोगे का ख्याल आया। ईव की कार भी अभी गीली और कीचड़ से लथपथ होगी। साथ में पहाड़ी पर तेज़ रफ्तार से चलने के कारण उसका रेडिएटर भी अभी तक गर्म होगा। फिर मैंने सड़क पर बने उन खून के निशानों के बारे में सोचा, जिनके बारे में मुझे उम्मीद थी कि वो 1 या 1.5 घंटे में बारिश से धुल जाएंगे। अगर इस खूसट बुढ़िया ने ये सारे काम पूरे होने से पहले ही पुलिस को बुला लिया, तो मैं तो भयंकर मुसीबत में फंस जाऊंगा। मैंने तेज़ी से कहा, अरे, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। अच्छा, अगर वो 20 मिनट में आपके पास नहीं पहुंचती है, तो आप फिर से मुझे फ़ोन करिएगा। और इसी दौरान हो सकता है कि वो बेचारी कहीं ज़ख्मी हालत में पड़ी हो। मैंने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या वो किसी मुसीबत में है। मेरे वापस लौटने से पहले अगर वो आपके पास पहुँच जाती है, तो आप मुझे कॉल करिएगा। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया।
ब्लैकस्टोन ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। मैंने उसे बताया, अरे वो पागल बुढ़िया मिसेस हेनेसी वेस्टल के बारे में बिना वजह चिंता कर रही है। वेस्टल को उससे मिलने जाना था और वो अभी तक उसके घर पहुंची नहीं है। तो मिसेस हेनेसी को ये लग रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। कितनी बकवास की बात है ये। मुझे ज़रा भी आश्चर्य नहीं होगा कि वेस्टल ने अपना मन बदल लिया हो और उसकी बजाय वो कोई फिल्म देखने चली गई हो। लेकिन ब्लैकस्टोन के हाव भाव ने मुझे और ज़्यादा चिंता में डाल दिया। वो बेचैन दिखाई देने लगा। चैड, मैंने तुमको पहले भी कहा था कि वो रोड काफ़ी खतरनाक है और जैसा मैंने तुमको बताया वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रही थी। अरे यार, अब भगवान के लिए तुम भी शुरू मत हो जाना। वेस्टल उस रास्ते को बहुत अच्छी तरह से जानती है। वो कोई खतरा नहीं उठाएगी। चलो हम अपना काम करते हैं। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए और जाकर चेक करना चाहिए? अरे आखिर वो तुम्हारी पत्नी है। ऐसा कुछ नहीं है। बेकार की चिंता करना छोड़ो और चलो कुछ काम करते हैं। अगले 20 मिनट तक हम विभिन्न मुद्दों पर बात करते रहे। हमेशा की तरह मुझे उसकी सलाह काफ़ी दमदार लगी। और फिर एक बार फिर से फ़ोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया और उधर से आवाज़ आई, मैं लेफ्टिनेंट लेगिट बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें मिसेस विंटर्स की कोई खबर है? मैंने कुछ नहीं सुना। मैं उम्मीद कर रहा था कि... उसने मेरी बात बीच में ही काटते हुए कहा, मैं मिसेस हेनेसी के घर पर हूँ। आपकी पत्नी यहाँ अभी तक नहीं पहुँची है। वो 40 मिनट लेट है। मैं सीधा आपके यहाँ आ रहा हूँ। मुझे अपने आप को संभाले रखने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने उधर से लाइन काट दी। मैंने रायन से कहा, माफ़ करना रायन, लेकिन ये सब अब रोकना पड़ेगा। वेस्टल वहाँ नहीं पहुँची है और पुलिस यहाँ आ रही है। पुलिस? मेरा मतलब है लेफ्टिनेंट लेगिट। लगता है वो उसी पार्टी में था। वो वेस्टल का दोस्त है। मैं अपनी गाड़ी लेकर जाता हूँ और सड़क पर नीचे देखता हूँ कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब उन लोगों का वहम है, लेकिन फिर भी अच्छा होगा अगर मैं एक बार जाकर देख आऊँ। मेरी कार बाहर ही है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, रायन ने कहा। हमने लाउंज पार किया और जैसे ही हमने हॉल में दरवाज़ा खोला, ईव सामने नजर आई। मैंने उससे कहा, मिसेस हेनेसी को लग रहा है कि मिसेस विंटर्स का एक्सीडेंट हो गया है। लेफ्टिनेंट लेगिट तुरंत यहाँ आ रहा है। मैं नीचे क्लिफ रोड पर यह देखने जा रहा हूँ कि वहाँ कुछ हुआ तो नहीं है। जी, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? ईव ने सवाल किया। हाँ, तुम मेरी स्टडी का काम निपटा सकती हो। वहाँ कुछ कागजात हैं जिनको पूरा करने की आवश्यकता है। एक पल के लिए हमारी नज़रें मिलीं और मुझे मालूम था कि वो जानती थी कि मेरा क्या मतलब है। मेरी मेज़ की दराज में जो चीज़ें थीं उसे उनको छुपाना था। ब्लैकस्टोन ने दरवाज़ा पार कर लिया और सामने का दरवाज़ा खोलकर बेसब्री से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने ईव को फुसफुसाकर कहा, कार गीली है, उसके बारे में भी कुछ करो। और फिर मैं तेज़ी से रायन के पीछे अंधेरे में बाहर निकल गया। इससे आगे की कहानी के लिए सुने जेम्स हेडली चेज़ के नॉवल शक्कर पंच का 5वां और आखिरी भाग।